जनाब, खैर साहब, क्या हाल है? थैंक यू। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। परवेज साहब हमारे क्या हाल है पार्टी के जनाब? सीनियर साथी हैं। क्या हाल है जाफर साहब? ठीक हैं? सर इमरान हमारे यूथ के क्या हाल साथ है? रहे। बड़ा पुराना डेरा लगता है आपका। बस ये हमारे बुजुर्गों से चल रहा है जी। माशाल्लाह। तो रोजाना का मामूल क्या है? सुबह उठते ही पहला काम कौन सा करते हैं? मैं ये सब रात को लेट सोता हूँ। मैं कोई 9 बजे 8:30 बजे उठता हूँ और सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद कोई थोड़ा बहुत करंट जो इशू होता है कि जो मीडिया में चल रहा होता है वो देखता हूँ। नहा के नाश्ता किया और कोई 10:30-11 बजे ये हमारा जो अवामी राब्ता ऑफिस है यहाँ आ जाता हूँ और उसके बाद फिर सारा दिन चल होती है। फिर दिन भर आपने दोस्तों से राब्ते, कमी खुशी में, किसी की फतह खानी में, किसी जनाजे में, दिन में शादियाँ होती हैं। इसी तरह का सारा दिन गुजरता है। ड्रेसिंग की सिलेक्शन कौन करता है? ये बड़ा दिलचस्प इशू है जी। मेरे एक तवील मुद्दत हुई, ना कभी जूते ख़रीदे ना कभी कपड़े ख़रीदे। मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो जब अपने लिए कपड़े ख़रीदते हैं मेरे लिए भी ख़रीद लेते हैं। वो सिलवा के मुझे भेज देते हैं और अक्सर औकात ये होता है कि मेरे तकरीबन एक ही रंग के कई जोड़े निकल आते हैं। इसकी सिलेक्शन कौन करता है कि आज मैंने क्या पहनना है? ये मेरी मिसेज ही करती है जी, मेरी बेगम साहबा का ये होता है जी असूल। वो जो निकाल देती है मैं पहन लेता हूँ। नाश्ता किस किस्म का पसंद है? देसी नाश्ता पसंद है या वक्त ने आपको भी बदल दिया है? हाँ जी, मैं देसी नाश्ता करता हूँ और रात का जो सालन बचा होता है वो खाता हूँ और एक ताज़ा रोटी खुश्क, अगर कोई मौसमी जूस हो तो वो पी लेता हूँ, नहीं तो अपनी लस्सी पीता हूँ मज़े से। कायरा साहब, जब इक़्तिदार में होते हैं और जब आप इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो क्या मसरूफियत में कोई बड़ी चेंजिंग आती है? एक फ़र्क आ जाता है कि आपके पास आने वाले लोगों का रश ज़रा कम हो जाता है जब इक़्तिदार में नहीं होते, क्योंकि इक़्तिदार में लोगों के काम जब ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा लोग आते हैं। वैसे मेरे साथ अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं होता। लोगों का प्यार मोहब्बत उसी तरह रहता है, लोगों की गमियाँ खुशियों में जाना उसी तरह रहता है। रवैयों में भी कोई तब्दीली महसूस करते हैं लोगों की? मौसमों के साथ मियाँ साहब चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन कसरत में लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो हवा के साथ बदलते हैं, मौसमों के साथ बदलते हैं। तो मौसमी परिंदों के हालात को इतने अच्छे नहीं होते। हाय हाय, आए चाय पीते हैं फिर गप बहुत शुक्रिया। आओ जी। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त माहौल है बस ਤੁਹਾਡੇ सर डेरे साढ़े ਦਾ इतने देसी जस्ट स्टाइल है। आओ। दही सियासत के अपने लवाजमात हैं जिनमें डेरा और बदमाशी अहम है। क्या इनके बगैर सियासत मुमकिन नहीं है? हमारे मुल्क में ना जी सियासी जमातें कमज़ोर हुई हैं, सियासी कल्चर कमज़ोर हुआ है। तो जो पुराना जागीरदाराना रिवाज था ना, आज भी वही रिवाज है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ताकत को सलाम होते हैं। आज भी जो बंदा अपने साथ 4 गाड़ियाँ लेके घूमे, 4 बंदूकों वाले उसके साथ हों, उसकी ज़रा बड़ी देर नुमाइश होती है। डेरा एक बुनियादी ज़रूरत है, आपने बैठना है। लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा वो ओपन सी पॉलिसी है जी, हम तो सड़क के ऊपर बैठते हैं। आज यहाँ बैठे हैं, बाहर सड़क के ऊपर बैठे होते हैं। कोई बंदूकों वाला नहीं, कोई बदमाशी नहीं। तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे इलाके का कल्चर जो है वो बंदूकों के साथ बड़ा ज़रा पसंद किया जाता है। आप दुरुस्त कहते हैं। गुजरात की तो सारी सियासत ही मार धाड़ की और अक्सर सियासतदान जो हैं वो बदमाशों और इश्तहारियों की पुश्तपनाही करते हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करते हैं? मैं क्योंकि जमहूरियत पसंद हूँ जी, मैं चाहता ही जमहूरी रवैयों के साथ जीना हूँ। मैं बिरादरियों के, मैं कबीलों के, मैं मसलकी सियासत के ख़िलाफ़, मैं हमेशा उसका प्रचारक रहा हूँ। तो जमहूरी रवैया ये है कि अब सब लोगों को बराबर समझ के चलते हैं। वक्त के साथ साथ अल्लाह ने करम कर दिया कि मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे जो साथी हैं, वो भी मुझ जैसे ही हैं। डेरे पर लोगों को कितना वक्त देते हैं? मैंने अर्ज़ किया ना जी, मैं 10:30-11 बजे आ जाता हूँ और फिर रात तक दोस्तों के साथ हल्के के साथ ही होता हूँ। मैं कोई कारोबार नहीं करता। मेरा ना भी कोई ज़मींदारा करता हूँ, ना कोई कारोबार मैं करता हूँ। मेरे भाई सारे अपना अपना काम करते हैं और उनसे मैं अपना ख़र्चा लेता हूँ। मैं आज भी स्टूडेंट लाइफ गुजारता हूँ। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में बैठे हैं। लाहौर जाना पसंद है या इस्लामाबाद, और कौन सा शहर दिल के करीब है? देखिए जी, वो कहते हैं लाहौर लाहौर है।
लाहौर के साथ बड़ी यादें, मैं क्योंकि पढ़ता रहा लाहौर में, फिर बहुत अरसा इस्लामाबाद में भी रहे। इस्लामाबाद भी कमाल का शहर है, तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, इक्वली पसंद करता हूँ। और दरमियान में बैठे, लेकिन हुआ ये कि मोटरवे बन जाने के बाद जीटी रोड पे होने का पहले एडवांटेज ये होता था कि दोस्त जहाँ से भी कोई जा रहा है, उसने इस्लामाबाद जाना है या इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो जीटी रोड से गुजरना है, हम रोड के ऊपर बैठे हैं, तो वो मिल जाते थे। स्पेशली नहीं भी आए तो दोस्त, तो अब मोटरवे लोग चले जाते हैं, तो अब स्पेशल आना पड़ता है, तो दोस्त मेहरबानी करते हैं। लेकिन मुझे दोनों ही इलाके पसंद। साडा तो खर्चा बच गया फिर। नहीं, खर्चा नहीं, ये वो खर्चा होता है जो जिसका बंदे का दिल करता है कि मैं ये खर्चा करूँ, दोस्तों को एंटरटेन कर सकूँ, उनकी कोई खातर खिदमत करूँ, ये तो बंदे का दिल करता है। अक्सर सियासतदानों के बड़े शहरों में घर हैं, आप लाला मूसा से बाहर नहीं निकले, कोई ख़ास वजह? बस बना ही नहीं जी, बड़े शहरों में घर बनाना महंगा काम है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। मैंने इस्लामाबाद में रहना होता है, मैं बहुत अच्छी जगह पर रहता हूँ। मुझे लाहौर में रहना होता है, मैं बहुत अच्छी जगह पर रहता हूँ। दोस्तों के घरों में ठहरते हैं या होटल में? दोस्तों के पास। लेकिन ये भी कुदरत का थोड़ा इनाम है कि आपने जहाँ भी ठहरना हो, आपको बड़ी आला जगह ठहरने की कंफर्टेबल जगह मिल जाए, यही चाहिए होता है ना जी इंसान। कायरा साहब, ये बताइएगा कि आपके बचपन के जो गरीब दोस्त हैं, उनकी बैठक ज़्यादा एनर्जी देती है या उमरा की महफिल से ज़्यादा मज़ा आता है? दोस्त बेतकल्फ़ी का नाम होता है जी, इसमें तकल्फ़ात हो, तसन्नो हो, बनावट हो, दोस्ती नहीं होती। तो मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे साथ बड़े बड़े फ्रैंक हैं, मैं उनके साथ होए तो कर लेता हूँ, वो मेरे साथ होए तो करते हैं। और मेरे वो भी दोस्त हैं जो रेडियाँ लगाते हैं, जो खोखे लगाते हैं, अपने रोज़गार कमाते हैं, वो भी हैं जो अरबपति। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने वो दोस्त जो माली तौर पे ज़रा मुस्तहकम नहीं हो सके, मैं उनको अपने ज़्यादा करीब रखूँ। बेतकल्फ़ी है तो सबके साथ। कायरा साहब, हुक्का जो है वो डेरे का एक लाजमी हिस्सा समझा जाता है, लेकिन ये अब रवायत तो ख़त्म होती जा रही है। देही कल्चर में अभी भी हुक्के की रवायत मौजूद है। हुक्का बेसिकली तंबाकू नोशी है, और ये रवायत ये होती थी कि जब भी लोग इकट्ठे होकर बैठते थे, सिगरेट विगरेट पीना उस वक्त क्योंकि महंगा काम था, तो ये देसी रिवाज था। अब तो हुक्के बड़े महंगे हो गए, तो सादे से हुक्के होते थे और इसके गिर्द लोग बैठ जाते थे चौपाल में। हुक्का आज भी देही कल्चर में है, हम भी यहाँ रखते हैं और दोस्त आते हैं। हुक्का ना हो तो कहते हैं आज स्वाद ही नहीं आया। मुझे भी कश लगवाएंगे, मैं ज़रा टेस्ट करूं कैसा हुक्का होता है। हुक्का बड़ी तंबाकू नोशी वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल है और आप कहते हैं कि भाई हुक्का नहीं है तो डेरा किस बात का। हमें तो खांसी शुरू। ये ज़रा मुश्किल काम है, तगड़ा होता है। गुजर फैमिली नाल तुहाडा तल्लक है, तो क्या कदी गाय मझां खुद भी चोईਆਂ ने? इतफाक नाल धारां कढना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਣਾ। ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ, लेकिन जानवरों नाल एक शौक लग ਜਿਹੜਾ वैसे लगावट के तौर पर जरूर है, बट मैं अमलन कोई ਇਹਦਾ काम नहीं किया। ਦੁੱਧ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਾਂ ਮੱਝ ਰੱਖੀ? ਐਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਜੋਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ हैं। ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ। और वो ज़मींदारा भी करते हैं, वो माल डंगर भी रखे हुआ है, कारोबार भी करते हैं, तां ही अपना गुजारा करने हैं। कायरा साहब में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जब ये हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हों, ये अपने दोस्तों को, अपने वोटर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सब को ये कभी बुलाते नहीं, और उनके रवैयों में, उनके डीलिंग में कभी फ़र्क नहीं महसूस हमने कभी किया। ये डाउन टू अर्थ हैं, ये कभी भी तफरीक लोगों में महसूस नहीं करते, अपने बड़े और छोटे का तफरीक नहीं रखी, कभी अमीर और गरीब की तफरीक नहीं रखी, और एक ऑनेस्ट दोस्त और एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग है। बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर थे। मैं कायरा साहब के मुतल्लिक तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं बचपन से इनके साथ हूँ, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। बचपन से लेकर आज तक इनमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं जो नुमाया हो, ये सेम आ रहे हैं। इनकी एक अपनी काबिलियत है, इनकी एक अपनी वो है, इस कह लें। इनका शौक़ बैडमिंटन वगैरह था, मेरा शौक़ नेज़ाबाजी वगैरह था। गेमें हमारी मुख्तलिफ हैं, बाकी टाइम सारा तकरीबन इकट्ठा गुजरा। मेरे से सीनियर हैं, बड़े हैं, मैं तो वैसे भी
इनकी जो अदाएँ हैं ना जी, जो इनकी काबिलियत है उसको देख के मुतासर हूँ। इसी वजह से सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इनके साथ गुजरता है। सियासतदान की ज़िंदगी वही है जो टीवी पे नज़र आती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के कौन से मख्फी पहलू हैं जो लोग नहीं जानते? सियासत की ज़िंदगी बड़ी चकाचौंध वाली है, बड़ी मज़ेदार है। आपको एक पार एंजॉय करते हुए महसूस होते हैं। लोगों में आपकी एक आइडेंटिटी है, शनाख्त होना बहुत बड़ा एजाज़ है इंसान के लिए। लेकिन इसके साथ बहुत सारे मसाइल भी हैं, ये बहुत बड़ा इनाम भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। कायरा साहब, आज का क्या प्लान है? आज अभी आप देख रहे हैं, बस दोस्त अहबाब आए, इनसे मिले हैं। अब निकलेंगे तो दिन में कोई 3-4 जगहों पे शादियां हैं, वहाँ जाऊँगा। एक जनाजा है, वहाँ जाना है। 2 फौतगियाँ हैं, वहाँ हाज़िरी देनी है। तो इस तरह की सूरत हाल डेली होती है, मामूल का यही ज़िंदगी है। रात को फिर शादियाँ हैं 2, उनमें जाके शिरकत करूँगा। अच्छा कायरा साहब, लोगों को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल काम है। किस तरीके से आप मुतमिन करते हैं? क्योंकि अक्सर सियासतदान तो लॉलीपॉप देते रहते हैं। तो मैं इस मामले में ज़रा नालायक आदमी हूँ, मैं सच बोलता रहता हूँ। मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि ये है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो इससे लोग वक्ती तौर पे कई दफ़ा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली वो राज़ी हो जाते हैं। वो मुश्किल नाराज़ नहीं रहते। इम्प्रेसिव गुफ्तगू करते हैं, ये जादू कहाँ से सीखा? अल्लाह का नाम ही है मियाँ साहब, कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं होती, बस लफ्ज़ जोड़ने का थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने हुनर दे दिया। इमरान खान ने आपको बराह रास्त दावत दी थी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। इतनी पुरखलूस दावत क्यों ठुकरा दी? अगर आज आप तहरीक इंसाफ में होते तो आज आप वज़ीर होते। बिल्कुल, मैं पहली नंबर पे तो खान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपनी जमात में उन्होंने दावत दी। लेकिन मैं जिस नज़रिए के साथ हूँ, मैं इमरान खान का समझता था कि खान साहब अपने जो दावे कर रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, ये फुलफ़िल नहीं कर सकते। और मैं जिस नज़रिए का हामिल हूँ, मैं उस जमात के अंदर ही बैठा था। और मेरे सामने सिर्फ़ इक़्तिदार मंजिल नहीं है। सियासत के अंदर बंदा मेंबर बनना चाहता है, उसकी जमात इक़्तिदार में आए तो वो अपना मंशूर बेहतर तरीके से लागू कर सकता है, अपने इलाके की खिदमत कर सकता है, मुल्क के बारे में जो उस जमात के ख्वाब हैं वो पूरे करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके लिए हर हाल में मेंबर बनना, किसी भी कीमत पे मेंबर बनना, ये मुझे ना ज़िंदगी में मेरा टारगेट था ना है। आप तो लोकल सियासत के खिलाड़ी थे। कहा जाता है कि बीए की शर्त आपको कौमी सियासत में ले। मैं जी लोकल सियासत का भी खिलाड़ी नहीं था। अच्छा जी। मेरी फैमिली का ये डिसाइडेड था कि बुज़ुर्गों के बाद मेरे वालिद एमपीए रहे, मेरे चचा एमपीए रहे, एमएनए रहे, और उनके साथ मेरे बड़े भाई ताहिर ज़मान साहब और छोटे नदीम असगर साहब, वो दोनों उनके साथ काम करते थे, वही सियासत में थे। तो हमारे घर का ये तकरीबन डिसीजन था कि उनके बुज़ुर्गों के बाद वही दोनों भाई पॉलिटिक्स करेंगे और हम सब उनको सपोर्ट करेंगे। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, क्या आपको तराक था कि जब आप सियासत में आएंगे तो इतना कुछ अचीव कर लेंगे? ये सब मैं आपको सच कहता हूँ जी। जब मुझे दोस्त अब आप कहते हैं, कभी मेरी कोई तारीफ़ करता है, तो ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत मशकूर हूँ। लेकिन सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि जब कोई कहता है ना, मैं सोचता हूँ कि यार सियासत में या पाकिस्तान को लीड करने में इस मुल्क के जितने मसाइल हैं, जिस तरह के लोग हमें चाहिए, उसका कितना कहता है कि हम जैसे भी मोतबरों में गिने जाते हैं। अच्छा कायरा साहब, हर इलाके की कोई शनाख्त होती है। लाला मूसा की दाल बड़ी मशहूर है, तो टेस्ट की है आपने? मियाँ जी की दाल जी हम बचपन में खाया करते थे, अर्ली जवानी में खाते थे। ये शहर के अंदर छोटा सा एक ढाबा था, और मियाँ मुनीर साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, इन बच्चों के जो बुज़ुर्ग थे, वो बड़े कमाल के आदमी थे। अच्छा। और वो उनको उनके पास हम जाया करते थे अक्सर। जी। तो उनके बाद उन्होंने ये बड़ी मेहनत से बनाया मियाँ जी,
तो आज आपको मियाँ जी की दाल खिलाते हैं ना जी, चल जी टेस्ट करते हैं हम, लाला मूसा है और दाल दाल ना खाएं तो फिर तो मज़ा नहीं आता जी। खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद है? मैं दाल साग खाने वाला हूँ, शौक से खाता हूँ, वैसे जो मिल जाए खा लेता हूँ। फ़र्ज़ करें आप घर पर अकेले हैं, बाहर जाने की ऑप्शन भी नहीं है और किचन में जो है खाने पीने का सामान पड़ा है, तो क्या पका लेंगे? मैं अच्छा खासा खाना पका लेता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं चपाती बना लेता हूँ, मैं रोस्ट कर लेता हूँ, मैं कौरमा बना लेता हूँ। हम टूर्स पे जाते थे तो मैं दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाया करता था। खारा साहब, आजकल के बच्चे जो हैं वो तो शवारमा, पिज़्ज़ा और बर्गर पसंद करते हैं। आप अपने बचपन में क्या खाते थे? तो हमारे दौर में तो ये नूदियाँ, पतासे, रेवड़ियाँ, चने, ज़्यादातर ऊंडा, टिक्कियाँ, टॉफ़ियाँ, लेकिन टॉफ़ियाँ भी ज़रा उमरा के बच्चे खाते थे। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਧੂਮ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਸਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਦਾਲ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਆ ਔਰ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖਾਲਸ ਘਿਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਲਸ, ਮਸਾਲੇ ਖਾਲਸ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। बनना संवरना हर किसी को अच्छा लगता है। मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की देखा देखी आपने भी सुना है बाल लगवा लिए। ये खूबसूरत नज़र आना हर मर्द औरत की ख्वाहिश है। काफ़ी दोस्तों ने कहा और अल्टीमेटली ये था कि एक वक्त आया, मुझे दोस्तों ने कहा कि यार बाल लगवा लो। जरदारी साहब भी मेरे साथ शुगर लगाते थे हंसते हंसते कि बाल लगवा लो तुम। और वाकई उससे बड़ा पर्सनैलिटी में फ़र्क आता है। ये बड़ा कुदरत की दी हुई हर चीज़ बहुत बड़ा इनाम है, जब नहीं होती फिर समझ आती है। तो मैंने बाल लगवा लिए, जिन्होंने लगाए उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। सुना है स्टूडेंट दौर में तो आपके बहुत बड़े बड़े बाल थे और हाँ बिल्कुल, मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो बड़े बड़े लंबे बाल रखे हुए थे। दाढ़ी भी मैंने बड़ी रखी थी। लेकिन वो एक सेहत के रिवाज होते हैं, बंदा नौजवानी में होता है, उस सेहत के चीज़ें आपको इम्प्रेस कर रही होती हैं, आप उनको फॉलो करते हो और फिर वक्त के साथ साथ आप में तब्दीली आनी चाहिए, इंसान सीखता है। हमने भी सीखा। बेगम ने पूछा नहीं किसके कहने पे बाल लगवाए हैं? बेगम को ये क्यों नहीं है कि उसी के कहने पे लगाए। इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, क्या आप एक से ज़ायद शादी के हक़ में हैं? मैं जी देखे ना, मैं इस्लामिक इंजेक्शंस के ऊपर बात तो नहीं कर सकता, लेकिन वो भी शादियां आपकी ज़रूरत के इशू है, उसकी वजूहात हो सकती है, विदाउट रीजनिंग नहीं है। वरना
एक मर्द के साथ एक औरत का गुजारा ही जो है वो ही बेहतर ज़िंदगी है। लेकिन अगर आपको आपके मज़हब ने, कानून ने इजाज़त दी है तो विद सर्टन कंडीशनलिटीज़ दी है, तो शादी वैसे एक भी निभा ले बंदा, वो चाहती कोई कर ले तो बड़ी होती है। ज़रा बचपन रिकॉल करें, टाट के स्कूल की तालीम और उस वक़्त क्या माहौल याद आता है? बड़ा याद आता है मुझे। आज भी मैं कभी उस तरफ जाता हूँ तो स्कूल जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मैंने मिडिल तक नावल स्कूल था हमारा, नावल स्कूल कहते हैं लेकिन उस वक्त उसका प्राइमरी हिस्सा था, एलिमेंट्री कॉलेज है, और फिर इस्लामिया हाई स्कूल में, मॉडल हाई स्कूल में तालीम हासिल की। तो बड़ा सादा सा माहौल था। बचपन में हम खेतों में खेलते थे, चोरी करके गन्ने खाने, चोरी करके सब्जियां खानी, खरबूजे जाके चोरी करने, ये छोटे छोटे शोल होते थे बच्चों के। और मैं लकीली कोई बहुत लायक स्टूडेंट तो कभी नहीं रहा, मैं नंबर 1 तो कभी नहीं था, लेकिन मैं नालायकों में कभी भी नहीं रहा। और यही मेरा अपनी औलाद से भी तकाजा था। मेरी कोशिश भी ये थी कि उनको ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाए कि वो भी ऐसे ही हो, कि वो नंबर 1 की दौड़ वाले ना हो, नालायकों में भी ना हो। असातिज़ा बड़े अच्छे मिले, और मेरा सारी ज़िंदगी का असातिज़ा से, जो मेरे बहुत पुराने असातिज़ा हयात हैं, आज भी मैं उनसे कभी कभी मिलता रहता हूँ, कॉलेज वालों से भी, यूनिवर्सिटी वालों से भी। गाची से तख्ती पोंछना, स्लेट पर लिखना, कलम तराशना और स्याही बनाना याद आती है? बड़ा याद आती है जी। चिराग रोशनाई हमारे जो अवामी राब्ता ऑफिस है इसके बिल्कुल सामने, मूसा की रोशनाई, चिराग रोशनाई उसका नाम था। तो वो बिल्कुल उस रोशनाई के साथ काने की कलमें बना के, और वो बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। तख्तियाँ लिखना, और हम नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ते थे। टाट स्कूलों में पढ़े सारी ज़िंदगी, बड़ा मज़ेदार रहा माहौल। हमारे असातिज़ा ने कोशिश की, हमें, हमारे लिए तो उर्दू भी नई ज़बान थी ना, तो वो सिखाई, फिर अंग्रेज़ी सिखाई, फिर हिसाब सिखाया। ये 3 ज़बानें तो असातिज़ा ने सिखाई, और बहुत अच्छी सिखाई प्राइमरी में, फिर उसी के सहारे। और मेरा ये भी यकीन है कि जो स्टूडेंट 5वीं जमात तक लायक रहे, उसको चीज़ें समझ आती हों, और वो नालायक ना हो, वो सारी ज़िंदगी नाकाम नहीं होता। और जो 5वीं तक नालायक हो, वो सारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। लोगों की खुशी गमी में शिरकत करना कितना ज़रूरी है? सियासी ज़िंदगी में एक रवायत बन गई है तो बहुत ज़रूरी, लेकिन अब ये एक रिचुअल की हैसियत बन गई है। जहाँ आपका पर्सनल ताल्लुक होता है वहाँ और सूरत हाल है, और सियासत में अब एक हाज़िरियों वाला तसव्वुर हो गया है। मेरा ख्याल है इस तसव्वुर को रिव्यू करने की ज़रूरत है। सियासत को पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप के साथ लिंक करके बैठना शायद मुनासिब नहीं होगा।
कारा साहब, सारा दिन आपके साथ गुजारा मैंने, आपकी सादगी मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन आपका अवामीपन जो है वो वाकई दिल को भा गया है। तो नहीं, यार ये चाय बात का सुनो ऑर्डर, ठहरे चाय का ऑर्डर मैं ही देता हूँ। 2 चाय यार हमें दें, 2 अच्छी सी चाय बेटा हमें पिला दो। मियाँ साहब, मेरी सारी पॉलिटिक्स का आगाज़ ढाबों से है। अच्छा, मैं अपने शहर के खोखों पे बैठ के रात को मार्शल का दौर था, हम कॉलेज के स्टूडेंट थे, और उस दौर में जो कॉलेजेस के असातिज़ा थे, बैंकों के मैनेजर्स थे, शायर थे, दानश्वर थे, वो रात को जीटी रोड इतना आबाद नहीं था उस वक्त, रश नहीं होता था, तो खोखों पे बैठ के इसी तरह ढाबों पे सारी आधा रात तक डिस्कशन होती थी। तो जो बेसिक इल्म सीखा या लोगों से रोशन ख्याली के बारे में जो बुनियाद बनी, वो वहाँ की डिस्कशंस थी। अब की बारी जरदारी की गूंज सुन रहे हैं, क्या कहीं मामला जो है वो तय पा गए हैं? देखिए, एक बात बड़ी मोटी, मुझे नहीं पता तय हुआ है नहीं, मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी कोई मामला तय नहीं करती। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ मामला तय किए बैठी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था, इंतहा पसंदी का शिकार था, नासूर हमें खा रहा था, उस वक्त मोहतरमा को बुलाया गया जब वेस्ट हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार था। उस वक्त उन्हें मौका दिया गया और फिर 18 महीने बाद उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर दोबारा मौका दिया गया। दोनों अदवार में मोहतरमा ने दुनिया के साथ डायलॉग करके पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाला। उन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान दिया गया जब GHQ अंडर अटैक था, जब हमारी इबादत गाहें अंडर अटैक थी, हमारी दर्स गाहें अंडर अटैक थी, हमारी इबादत गाहें अंडर अटैक थी। उस अदवार में पाकिस्तान को हमने संभाला, उसको अपने पाँव पे खड़ा किया, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई चांस नहीं है किसी और का, क्योंकि कोई भी और गवर्नमेंट जब भी आई है उसने पाकिस्तान को हालात मुश्किल दिए हैं, पीपल्स पार्टी ने उन मुश्किल हालात से निकाला। ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात बना दिया है, हर मौका पर हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को आपने फैसिलिटेट किया है। देखिए, ये बात अगर दुरुस्त होती तो हम हुकूमत में होते। 70 की दहाई से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की हुकूमतें रही हैं, मुल्क को इस नहज तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार कौन है? वालेकुम सलाम, शुक्रिया बेटा। कैसे हैं? लो जी मियाँ साहब, शुक्रिया सर। चलो, ये दुरुस्त तनाजुर नहीं है कि सिर्फ 2 जमातें रहीं, दरमियान में फौजी हुकूमत रही, दरमियान में काफिली की हुकूमत रही, दरमियान में कंट्रोल डेमोक्रेसी रही, बहुत कुछ रहा। और जब हमारी हुकूमतें थीं तब क्या था? 2008 में हम हुकूमत में आए, मोहतरमा शहीद हो चुकी थी, पहले भुट्टो साहब शहीद हो चुके थे। अदालत ने हमारे साथ क्या किया कि रोज़ हमारी आधी हुकूमत तो अदालत के बाहर खड़ी होती थी। फिर हमारे साथ कभी मेमो स्कैंडल हो गया, कभी कोई स्कैंडल हो गया। फिर मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई, उनके साथ क्या हुआ? गिलानी साहब को किस बात पे निकाला गया, किस बात पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया? राजा साहब अदालत में, यानी वज़ीर आज़म कम होते थे और अदालतें रोज़ बुला के बैठ जाती थी। बड़ा खुल के हमें चलने भी नहीं दिया। आप इस बच्चे को बुला के किसी को ना यहाँ जो चाय पिला रहा है, जी जी, जो हम हमारे ख्याल के मुताबिक अपने हालात का, उससे पूछे कि मुल्क के हालात का जिम्मेदार कौन है, वो बता देगा आपको। बीबी अगर आज जिंदा होती तो पीपल्स पार्टी का स्टेटस क्या होता? आज अगर बीबी जिंदा होती तो पीपल्स पार्टी इस मुल्क के अंदर बड़ी मुस्तहकम खड़ी होती, पाकिस्तान बड़ा मुस्तहकम खड़ा होता, पाकिस्तान इन मुश्किल हालात का शिकार ना होता, इस तरह के तसादम ना हो रहे हो। पीपल्स पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो उसकी तरफ वापस लौट रहा है। क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि ईमान में तब्दीली ला सके, या सिर्फ फोके फायर किए जा रहे हैं? देखिए, हर सियासत के अंदर वक्त बड़ा मैटर करता है। इस वक्त हमारा जो टोटल फ़र्क है ना, वो कोई 8-10 वोटों का है। और अगर हमारे साथी हमारी बात मान लेते, जब सेनेट का हम इलेक्शन जीते थे, उससे अगले वीक में अगर हम अदम एतमाद की तहरीक कर देते तो कोई वजह नहीं थी वो फेल हो जाती। ज़िंदगी में आपने अपने आप को बेबस कब महसूस किया? जिस दिन मोहतरमा की शहादत हुई थी उस दिन बेबस महसूस किया था। जिस दिन मेरा बेटा फौत हुआ था उस दिन भी बड़ी तकलीफ में था, तो बड़ा बेबस महसूस किया। फ़लसफ़ा की तालीम आपने हासिल की, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझने में किस हद तक तालीम ने मदद की? मैं समझता हूँ कि मेरा जो थोड़ा बहुत मैंने फ़लसफ़ा पढ़ा या फ़लसफ़ियाना टेंडेंसी मुझ में आई, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली कर।
आज सारा दिन आपके साथ गुजारा, आपकी आवाम में पजीराई भी देखी, लोग आपसे बालहाना मोहब्बत करते हैं, फिर इलेक्शन हारने के असबाब क्या थे? होंगे कोई मेरे मुझसे नालायकियाँ हुई होंगी, कुछ लोग मेरे उस वक्त हवा मेरे खिलाफ, मेरी जमात के खिलाफ बना दी गई। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी जमात के सारे लोग, बाकी लोग भी पंजाब में काफ़ी ज़्यादा हमसे फिदा तब्दील कर दी गई। और ये भी एक मैसेज था कि जी अब तो पीटीआई ने आना है और कोई नहीं, तो बहुत सारे लोग भाग गए। तो जनरली एक फिदा सी बन जाती है। लेकिन मैं जिस बात पे सियासत के अंदर खड़ा हूँ, यकीनन मैं चाहता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, मैं मेंबर बनूं, मेरी जमात की हुकूमत बने और मैं अपना मंशूर जो है वो आवाम की ज़िंदगी में आसानियों के लिए लागू कर सकूं। और मैं आज भी समझता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, मुझे बुरा नहीं कहते। तो क्या चाहिए मियाँ साहब? अल्लाह ताला ने आपको इनाम दिए हैं, फैमिली दी है, बच्चे दिए हैं, भाई दिए हैं, दोस्त दिए हैं, मालो दौलत दिया है और इज़्ज़त दी है। आप सेहत के साथ जिए और इज़्ज़त के साथ माशरे में घूमे फिरें, तो ये इससे बड़ा इनाम अल्लाह का क्या होगा। सियासत में किसको फॉलो करते हैं, किसको अपना सियासी गुरु मानते हैं? मैं भुट्टो को अपने मैं भुट्टोइस्ट हूँ। किसी भी सियासतदान के लिए जो है वो सियासत की पीक गुजारते उसमें, पीपल्स पार्टी में रहते हुए आप इस पीक पर पहुंच पाएंगे? मुझसे पहले दो मेरे साथी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो इस पीक पे पहुंचे। उसी वक्त जब राजा साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो मुझे पार्टी ने बतौर उम्मीदवार नामजद किया। उस वक्त हमारे साथ काफ लीग का इत्तेहाद था, हमारे पास अपने वोट नहीं थे। सो काफ लीग ने मेरा लोकली, क्योंकि उनसे इख्तलाफ है चौधरी साहबान से, उन्होंने मुझे वोट देने से इनकार किया। वरना मेरी जमात ने मेरे नॉमिनेशन जमा कराए, मेरे लिए कोशिश की, लेकिन वो नहीं अल्लाह को मंजूर था। तो वजारत उज़्मा बड़ी नहीं है, लोगों के दिलों में आपके लिए मुस्बत जगह रहनी चाहिए, इज़्ज़त रहनी चाहिए, वो बड़ी चीज़ है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। सारा दिन आपके साथ, आपके दोस्त अहबाब के साथ भी मुलाकातें हुई, हल्के में भी गए और आपकी वर्किंग भी देखी, और यकीनी तौर पर सियासतदान को ऐसा ही होना चाहिए। अब हमें इजाज़त दें। बहुत मियाँ साहब आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं आपकी कोई खातर नहीं कर सका। और मेरी ख्वाहिश होगी कि फिर कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह। ये लोग हैं जो हमें अपने कंधों पे, यही नौजवान, यही बुजुर्ग अपने कंधों पे सवार करके दुआएं दे के वहाँ भेजते हैं। आप इनके दरमियान थे, इनका प्यार मिला रहे, अल्लाह का फजल रहे, यही बहुत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।